देखो बेटा, कल हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था। दो मिरर हैं M1 और M2, उनके बीच का एंगल है 90 डिग्री और ये एक ऑब्जेक्ट रखा है। मैंने बताया था सर्कल में सारी इमेजेस लाई करेंगी, तो वो कैसे करती हैं वो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मिरर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मैं उसको ओरिजिन मान लेता हूं, ठीक। तो यहां से ये R डिस्टेंस पे है, क्लियर। अब R को मैं ये बोल देता हूं X है और ये बोल देता हूं Y है। पोजीशन वेक्टर याद होगा आपको, तो ये R है तो R क्या हो जाएगा, XI कैप प्लस YJ कैप, क्लियर। अब इसकी इमेज सबसे पहले तो O की इमेज M1 मिरर है, मुझे याद नहीं है इसको मैंने M1 माना था कि इसको M1 माना था, जो भी है मैंने इसको M1 मान लिया। तो M1 क्या करेगा, O की इमेज बनाएगा। तो O की इमेज देखो पहले तो I1 बन गई, ठीक। और O की इमेज ये M2 बनाएगा I2। तो ये Y है तो ये Y पे बनेगा, और अगर ये X है तो ये X पे बनेगा। ये तो रूल है, प्रूफ किया है। अब I1 जो कि M1 ने इमेज बनाई है, M1 ने O की इमेज I1 बनाई। अब I1 क्या करता है इस M2 के लिए, तो M2 को मैंने एक्सटेंड कर दिया यहां पे। M2 के लिए I1 बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट, और वो भी रियल ऑब्जेक्ट। वो सब मैंने एक्सप्लेन किया था कल, आप देखो वीडियो। तो ये I1 क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। किसके लिए, M2 के लिए। तो फिर M2 ने इसकी इमेज यहां बना दी। देखो ये एक्सटेंडेड मिरर हो गया, और रूल तो हमेशा वही रहता है, ये ऑब्जेक्ट है अगर इसके लिए, इस M2 के लिए, तो ये Y पे बनाएगा यहां पे, क्लियर। तो यहां पे ये I1 की इमेज बन गई। देखो I1 डैश किसने बनाई, M2 ने। कैसी है, वर्चुअल, क्योंकि I1 रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था M2 के लिए। तो I1 डैश क्या है, I1 डैश है इमेज फॉर्म्ड बाय M2 एंड I1 डैश इज वर्चुअल। अब जैसे O की इमेज M2 ने बनाई थी I2, और फिर याद होगा यहां से रेज गई थी, यहां रिफ्लेक्ट होकर यहां गिरी थी, पीछे बढ़ाने पे यहां मिली थी, तो इसने इमेज बनाई I2 कैसी, वर्चुअल। लेकिन इसकी जो रेज इस पे गिर रही थी वो तो डायरेक्ट गिर रही थी। तो इसके लिए M1 के लिए I2 क्या कर रहा था, रियल ऑब्जेक्ट का काम। तो फिर M1 को एक्सटेंड किया हमने, और इसकी इमेज M1 ने I2 डैश बना दी। M1 ने I2 की इमेज I2 डैश बनाई, क्लियर, समझ गए। तो ये X है, देखो ये X है तो ये भी X होगा, तो फिर ये भी X होगा, ये X Y Y। तो फिर देखो ना, ये एक स्क्वायर बन गया, ये रेक्टेंगल जो भी बन गया है 2X, ये 2Y। तो फिर इन सबको, इसको सबको मिलाने, अरे ऐसा समझ लो ना, यहां से इसकी डिस्टेंस R है, यहां से इसकी डिस्टेंस भी क्या है, देखो ये कितना होगा, ये Y है और ये X है, तो ये R होगा। तो फिर ये भी R होगा, तो फिर ये भी R होगा। मतलब ये इसकी, इस इमेज की, ऑब्जेक्ट और इमेज जितनी बनी है। अच्छा, यहां पे I1 डैश और I2 डैश कोइंसाइड करती हैं, क्लियर। अच्छा, दिख भी रहा है यहां से कोइंसाइड करेंगे, क्लियर। तो यहां पर क्या होगा, ये सारे इमेज और ऑब्जेक्ट जो हैं वो O से इक्विडिस्टेंट है। देखो R, तो फिर इसका मतलब ये कहां पे लाई करेंगे, एक सर्कल पे। तो सारी इमेजेस का लोकस क्या होता है, एक सर्कल होता है, और उसकी रेडियस क्या होती है, मिरर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, वो होती है रेडियस। अब इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 360 बाय थीटा बराबर कितना आएगा, तो 360 अपॉन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, दोनों मिरर्स के बीच के एंगल बराबर 4। और ये कैसा है, E1 है। जब भी ये E1 आएगा तो हमेशा जो फाइनल इमेजेस यहां पे होंगी वो कोइंसाइड करेंगी, एक ये बनाएगा और एक ये बनाएगा, दोनों की इमेज कोइंसाइड करेगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस में n मतलब 360 अपॉन थीटा -1, 4 -1, क्योंकि एक तो कोइंसाइड कर गई ना, दो तो उनका तो एक ही बनेगा, तो -1 कर देते हैं। अब दूसरी बात सुनो, एंगल्स देखते हैं। तो यहां से सबसे पहले तो यहां से मिरर M1 से देखो इमेजेस के जो एंगल होंगे, यहां से ये वाला एंगल, तो ये बनेगा इतना एंगल। फिर दूसरी इमेज का ये वाला एंगल, यहां मिरर M1 से ये होगा। ऐसे ही अगर मैं M2 से देखूं तो M2 से एक इस वाली इमेज का एंगल ये होगा, और इस वाली इमेज का एंगल ये होगा, समझ गए। और ये तो अलग है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री वो अलग है, क्लियर। तो अभी मैं अब और अच्छा क्वेश्चन लेके आपको और चीजें जो मैंने एंगल बताया ये मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना इसको।
देखिए क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्या किया, 2 मिरर्स ले लिए, ये मैंने एक मिरर लिया, M2 बोल देते हैं इसको, और ये एक मिरर लिया, इसको M1 बोल देते हैं, और ऑब्जेक्ट में रखा एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब कहां पे रख दिया, ये इसको तो O बोल देते हैं, ओरिजिन मतलब सेंटर। मैंने रखा इसको, देखो ऐसे यहां रख दिया, ठीक। ये ऑब्जेक्ट O, जो कि यहां से मिरर M1 से एंगल बना रहा है 10 डिग्री और M2 से एंगल बना रहा है 20 डिग्री। क्लियर। अब वो कह रहा है सारी इमेजेस जितनी बनेंगी, जितनी भी इमेजेस बनेंगी इन दोनों से, उन सबके, जैसे अभी मैंने दो मिरर्स को 90 डिग्री पे रखा था, तो एक मिरर इमेज बनाता था, लेकिन वो इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती थी। ऐसे इसमें और भी ज्यादा, जो ये वाला एक इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और फिर इससे जो इमेज बनेगी वो फिर से इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। तो कब तक बढ़ेगा ये देखते हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो बेटा इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा लेते हैं और इसको थोड़ा सा यहां बढ़ा लेते हैं, ठीक। ये टोटल एंगल कितना है, ये इसको थीटा बोलते हैं हम, 30 डिग्री दिया है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा हुआ, पहले तो यहां इससे होके जाने वाला एक सर्कल बना दिया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि सारे इमेजेस जितने भी बनेंगे वो इसी सर्कल पे आएंगे। देखो कैसे। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट जो है, इसकी इमेज ये वाला मिरर बनाएगा, देखो M1 बनाएगा, ठीक। तो M1 कहां पे इमेज बनाएगा इसकी, M1 कहां पे इमेज बनाएगा। तो यार रूल क्या होता है इमेज बनाने का, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, यहां से जितना मिरर ऑब्जेक्ट की मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दूसरी साइड उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगी। तो अगर तुम्हें ये वाला पॉइंट मिला है और तुम यहां परपेंडिकुलर ऐसे डालोगे, तो आगे बढ़ाने पे यहीं पे तो मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये इसकी O की पहली इमेज ये बनी, ठीक। अब कितने एंगल पे बनी तो देख सकते हैं हम। अब यहां M1 से देखो, ये M1 से ये वाली लाइन, M1 के साथ ये वाली जो लाइन है, बीच वाली लाइन, वो 10 डिग्री पे है। तो यहां से अगर तुम इस इमेज को मिलाओगे, यहां से इमेज को मिलाओगे, तो M1 के साथ वो लाइन भी 10 डिग्री एंगल पे ही होगी। मतलब ये, अच्छा चलो ये तो पहली बात हो गई। अब इसकी इमेज ये बनाएगा डायरेक्ट, तो कहां बनाएगा, फिर वही परपेंडिकुलर डाल दिया परपेंडिकुलर, तो देखो यहां बनेगी इमेज। सही बात है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस पे यहां इमेज बनेगी। तो ये भी इसी सर्कल पे लाई करेगा। अब यहां से अगर तुम इसको मिलाओगे तो ये एंगल कितना होगा M2 के साथ, जितना इसका ये M2 के साथ है 20 डिग्री। मतलब M1 से पहला एंगल जहां पे इमेज मिलेगी, जो M1 बनाएगा, वो होगी 10 डिग्री पे, और M2 से जो पहली इमेज बनेगी, जो लाइन इमेज एंगल बनाएगी, वो होगा 20 डिग्री। तो अब हम इसके लिए एक सिंपल रूल बनाते हैं। अब ऐसे सोचो, देखो हर बार आप लोग डायरेक्ट पूरा डायग्राम नहीं बना सकते, तो फील करना पड़ेगा आपको। होगा क्या एक्चुअली में, यहां से रेज आएंगी, देखो ये इमेज कैसे बनाओगे आप, तो इस O की इमेज M1 कैसे बनाएगा, तो यहां से एक रे आएगी, एक और रे आएगी, फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो वो पीछे बढ़ाने पे यहां मिलेंगी, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होके तो इस पे गिरेंगी ना, इसलिए इस पे गिरेंगी। तो ये इसका मतलब ये वाला इमेज जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये फिर से इमेज बनाएगा। करेगा क्या, ये जो इससे देखो यहां से रेज गई, यहां से रेज गई, रिफ्लेक्ट होके इस पे गिरी, फिर रिफ्लेक्ट होके इस पे गिरेंगी, फिर रिफ्लेक्ट होके इस पे गिरेंगी। तो कब तक इमेज बन सकती है ये हमें देखना है, समझ गए ना। बार बार एक इमेज और दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर वो ऑब्जेक्ट दूसरे के लिए इमेज का काम करेगा। इस तरीके से इमेजेस बनती जाएंगी। तो इसके लिए एक सिंपल सा हम रूल बनाते हैं। देखो क्या मतलब, शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। तो यहां मैंने लिखा M1 और यहां मैंने लिखा M2, क्लियर। और मैंने यहां पे लिख क्या रहा हूं मैं, देखना यहां पे मैं एंगल्स लिख रहा हूं। तो यहां पे एंगल
छोड़ो और अच्छे से लिख देता हूं। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं एंगल मेजर्ड फ्रॉम M1 ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय M1, और यहां पे मैं लिख रहा हूं एंगल्स मेजर्ड फ्रॉम M2 ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय M2। ठीक, ये ध्यान से इतना ध्यान रखना। चलो ये कुछ जरूरत नहीं है इसका। देखो बेटा, सबसे पहला एंगल बताओ जो M1 से हमने मेजर किया इमेज का। तो देखो M1 से ये इमेज बनी पहली, तो इसका एंगल कितना है, एक लाइन बनाओ और M1 के साथ एंगल देखो, तो जो इसका ऑब्जेक्ट का एंगल है 10 डिग्री वही यहां रहेगा। तो यहां पे होगा 10 डिग्री और यहां होगा M2 के लिए कितना है, यही M2 से जो इमेज बनेगी ये वाली, उसका एंगल ये 20 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये 20 डिग्री है। ये हो गया 10 डिग्री, ये हो गया 20 डिग्री। अब बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या करते जाओ, ऐसे 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 ऐसे, तो इसको बस आपको जोड़ते जाना है। अरे चलो अच्छे से बनाते जाएंगे और लिखते जाएंगे। जो इनके बीच का एंगल है वो जोड़ते जाओ बस। कि क्यों, वो भी मैं फील कराऊंगा आपको। देखो इस मिरर से जो पहली इमेज बनी 10 डिग्री की है, तो अब ये वाली इमेज इस M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो M2 से इसका एंगल कितना होगा, 30 तो है ही है, और 10 मिरर के साथ है तो 40 डिग्री हो गया। तो इसकी इमेज M2 बनाएगा कितने, M2 से 40 डिग्री पे। तो ये वाला है कितना, ये है 20 डिग्री, आगे 20 प्लस 40, 20 सॉरी ये इसका M2 से एंगल हो गया 40 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे 40 डिग्री पे एक इमेज बनाएगा ये। तो देखो, और ये वाली कितनी पे है, ये वाली है अपनी 10 डिग्री पे। क्लियर। अब देखो हम बनाते हैं, तो इसमें 30 जोड़ दो। तो इसमें 30 जोड़ोगे तो यहां पे कितना मिलेगा, 40। 30 जोड़ा हमने, ठीक, 40 मिला। अब ध्यान सुनना, 20 इसने M2 ने बनाई थी 20 डिग्री पे, तो ये 20 डिग्री M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और M1 फिर से इसका इमेज बनाएगा। तो वो कितने में बनाएगा, तो 20 में 30 जोड़, मतलब 50 डिग्री। क्लियर। अब बेटा देखना ध्यान से, ये दो हो गई है। अब ये वाला जो देखो 10 डिग्री की इमेज इसने मतलब इस वाले की इमेज M2 ने बनाई कितने एंगल पे, देखो 40 डिग्री पे। तो M2 से 40 डिग्री यहां होगा, ये 40 डिग्री, ठीक है। M2 से 40 डिग्री बना। अच्छा, M1 से कितने बना, 50 डिग्री पे। क्यों, क्योंकि ये वाली जो इमेज है, ये जो इमेज है, ये फिर से M1 के लिए, क्योंकि वही रेस बार बार रिफ्लेक्ट होती रहेंगी यहां पे, तो ये वाली इमेज फिर से M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो फिर M1 से इसका एंगल कितना है, देखो 40 और प्लस ये 30, मतलब 70 हुआ। तो फिर ये M1 से कितनी डिग्री पे बनेगी, 70 डिग्री पे। तो देखो पहले तो ये इसने 40 पे बनाया, अब 40 वाले की इमेज फिर से ये बनाएगा कितने पे, 30 जोड़ो तो 70 पे बनेगी, ठीक। अच्छा, ये 50 पे किसने बनाई थी, M1 ने। पहले तो इसकी इमेज बनाई थी M1 ने कितने पे, 50 पे। क्यों, क्योंकि ये देखो 20, ये 20 है और ये 30 है, तो मिरर M1 से कितना एंगल हुआ, 50 डिग्री हुआ। तो इसकी इमेज M1 से 50 डिग्री पे ही बनेगी। तो यहां पे एक इमेज बनेगी यहां पे 50 डिग्री पे। तो देखो ये कितना है, 30, 10, 40 और फिर 50 पे बनेगी, मतलब M1 से 50 डिग्री पे। तो ये तो हो जाएगा, यहां कहीं आएगी, यहां कहीं, ये ठीक, M1 से 50 डिग्री पे। क्लियर। तो देखो M1 ने पहले 10 डिग्री बनाए, उसने उस M1 ने जो 10 डिग्री पे इमेज बनाई, M2 के लिए ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो M2 ने उसकी बना दी कितने पे, 40 पे।
फिर 40 पे जो M2 ने बनाई वो फिर से M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और फिर वो 30 जोड़ते जाओ 70 बनाएगी, और यहां 50 वाली जो M1 ने बनाई थी 50 डिग्री पे, वो फिर से इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसमें 30 जोड़ो तो 80 डिग्री पे बनेगा। आपको चाहिए तो 50 डिग्री का देखो फील कराते हैं। M1 से ये 50 डिग्री पे है, मतलब M2 से कितना हो जाएगा, तो M1 M2 के बीच 30 डिग्री और ये 50 मतलब 80 डिग्री, तो M2 भी 80 डिग्री पे बनाएगा। तो यहां 80 डिग्री पे ऐसे इमेज बनेगी, यहां ऐसे मिला सकते हो आप इसको, यहां बनेगी, ठीक समझ गए। तो ये एक M2 से 80 डिग्री पे ये एक और इमेज बन जाएगी, और M1 से 50 डिग्री पे बनी थी। अब जोड़ो देखो एंगल, अभी तो और बनेंगी, और भी बनेंगी अभी इमेजेस। देखो अब कब तक इमेजेस बनती रहेंगी, ये भी हम आपको रूल बताते हैं। तो 70 पे बन गया, 70 पे कौन सी इमेज बनी थी, 40 वाली 70 पे बनी थी, तो ये 40 वाली थी और ये 30 था 70, तो यहां पे एक 70 डिग्री पे और बनाओ इमेज, तो 70 डिग्री पे लगभग यहां जाएगी इमेज, ठीक। M1 से 70 डिग्री, तो ये हो गया M1 से 70 डिग्री पे, ठीक। अब ये 70 डिग्री वाली जो इमेज है वो फिर से उसके लिए काम करेगी ऑब्जेक्ट का, और इसकी इमेज M2 बनाएगा कितने पे, 100 पे। क्यों बनाएगा, फील कर सकते हैं। M1 से 70 डिग्री है, तो M1 और M2 के बीच 30 डिग्री है, तो M2 से इसका एंगल कितना हुआ, 100। अब ये वाली इमेज कैसे इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगी, तो यहां एक्सटेंड करोगे वो इमेज बनाएगा, यहां पे एक्सटेंडेड मिरर, याद है ना। तो यहां पर M2 से 100 डिग्री हो गया, तो यहां पे फिर M2 से 100 डिग्री पे एक इमेज बनेगी। अब देखो 80 के बाद 70 वाले की इमेज 100 पे बन गई, अब 80 वाले की इमेज यहां बनेगी कितने पे, 80 प्लस 30 110 डिग्री पे। क्लियर। इस तरीके से और आगे बढ़ाओ, अभी और इमेजेस बनेंगी, क्योंकि जब तक इनका सम 360 नहीं हो जाएगा, मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक इमेजेस बनती रहेंगी। तो 100 के बाद ये वाली जो इमेज होगी ये इसके लिए फिर से ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसमें 130 डिग्री पे बनेगा, और ये वाली यहां पे ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसके लिए ये 140 होगा, 140 और ये 130। क्लियर, 30 जोड़ना है। फिर ये वाला आगे फिर से काम करेगा, इसके लिए 160 हो जाएगा, और ये वाली भी यहां पे काम करेगी, तो 170 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 160 और 170 कितना हो जाएगा, 160 और 170, तो 160 प्लस 170 ये तो हो जाएगा तुम्हारा 0 7 6 13 की 330। अब अगली इमेजेस अगर तुमने बना दी तो देखो बना के देख लेते हैं। यहां पे अगली इमेजेस जो बनाओगे उसमें 30 ही तो जोड़ोगे, इसमें भी 30 जोड़ोगे, इसमें भी 30 जोड़ोगे, तो 330 में 60 और जुड़ जाएगा, मतलब आगे वाले जो नंबर आएंगे उनको जोड़ने पे 360 ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यहीं पे स्टॉप, बिकॉज 170 प्लस 160 इसका प्लस इसका और प्लस 30 बराबर हो गया कितना, 360 डिग्री। देखो 360 आ जाएगा पूरा, 30 और जोड़ो तो 360 आ जाएगा। मतलब जो फाइनल इमेज बनेगी ना, वो जो ये फाइनल इमेज बन रही होगी वो देखो, अब समझना ध्यान से, M1 से बनेगी 170 पे, तो M1 से 170 क्लियर, M1 से 170 यहां कहीं होगा, यहां M2 से 160, M2 से 160 यहां कहीं होगा, ठीक। तो टोटल एंगल कितना हो गया, देखो 30 ये 170 यहां से 170 यहां से और 160 यहां से, कितना हो गया 360। मतलब 100% लास्ट वाली इमेज को कोइंसाइड कर रही है। सोचो ना, अरे एक ही बात हो गई ना यार, कितनी कॉमन सेंस की बात है। देखो मैं यहां पे और एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये हटा देते हैं इसको, ये M2 ये M1 30 डिग्री इनके बीच का एंगल है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इसको यहां बढ़ा लेते हैं, इसको यहां बढ़ा लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि यहां से 170 पे, तो यहां से 170 कहां होगा, लगभग यहां देखो ये 30 डिग्री ये वाला है, ये पूरा 180 होगा यहां पे। अगर मैं यहां से पूरा यहां आ जाऊं तो 180 होगा, मुझे 170 तक जाना है,
तो यहां से मैं यहां चला जाता हूं, ठीक, यहां हो गया 170, क्लियर। ये वाली जो लाइन है वो ये एंगल 170 है, और यहां से कितना जाना है 160, तो यहां देखो ये पूरा 180 होगा। अब तुम यहां से चले गए 160 पे, तो यहीं आओगे। क्यों आओगे? क्योंकि देखो 170 प्लस 160 ये हो गया 330, 330, और ये 30, देखो पूरा सर्कल बन गया, मतलब 180 हो गया। मतलब लास्ट वाली इमेज जो है वो कोइंसाइड कर रही है। समझ में आया? तो मतलब क्या हुआ, जब आप इन लास्ट वाले दोनों एंगल्स को जोड़ोगे और इसमें लास्ट वाले दोनों एंगल्स को फील करो, M1 से लास्ट इमेज का एंगल और M2 से लास्ट वाली इमेज का एंगल, और प्लस ये मिरर्स के बीच का एंगल जोड़ोगे और 360 आ जाए, तो समझ लो क्या कि लास्ट वाली इमेज 100% कोइंसाइड कर रही है। ये फील भी हुआ होगा आपको, क्लियर। अब बाकी इमेजेस कौन सी बन रही है ये बिल्कुल 100% क्लियर होगा आई थिंक। देखो जो ये वाली इमेजेस हैं वो सारी M2 ने बनाई हैं, ये वाली सारी इमेजेस M1 ने बनाई हैं। और अब देखो एक बात और बता दूं, सबसे पहले M1 ने बनाई 10 डिग्री पे। इस M1 ने जो 10 डिग्री पे इमेज बनाई थी, फील कर सकते हो M1 की इमेजेस, उसने ऑब्जेक्ट का काम किया M2 के लिए, तो M2 ने इस 10 डिग्री की इमेज बना दी 40 डिग्री पे। कहां से? M2 से, क्योंकि 30 बीच में जुड़ेगा 40 से। अब इसने जो 40 पे, M2 ने जो 40 पे इमेज बनाई है, ये इमेज फिर से ऑब्जेक्ट का काम करेगा M1 के लिए, और M1 70 पे बनाएगा, क्योंकि M2 से 40 और 30 है, तो मिरर से हो गया 70 M1 से, तो ये 70 बनाएगा। अब ये जो 70 बनी है ये फिर से ऑब्जेक्ट का काम करेगा, किसके लिए? M2 के लिए, और M2 क्या करेगा? M1 से 70, तो फिर यहां 30 और, तो M2 से 100, तो M2 भी 100 पे बनाएगा। तो देखो ये 100 पे बन गया। अब ये 80 वाली देख लो, 80 पे जो पहले इसकी बना लेते हैं, ठीक। फिर ये 100 वाला फिर से ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसके लिए, और फिर से ये वाला मतलब ये M1 100 वाले की इमेज 130 बनाएगा। M1 ने 130 पे जो इमेज बनाई वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और 130 की इमेज 160 बनाएगा ये, क्लियर। तो ये इमेजेस बनाई है इसने, ये इमेजेस बनाई है इसने, क्लियर। ऐसे ही यहां से चलो, इसने बनाई पहले 20 डिग्री पे, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसके लिए, तो ये M1 जो है 20 प्लस 30 50 बनाएगा। फिर ये 50 पे जो बनाएगा वो फिर से इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो फिर ये M2 इसकी इमेज बनाएगा 80 पे। क्यों? क्योंकि 50 प्लस 30। समझ गए? स्टॉप कहां पे करना है हमें? जहां पे लास्ट वाले टर्म्स का सम प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स का सम या तो 360 हो जाए या उससे बड़ा हो जाए। बड़ा तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो फिर वही वाली इमेजेस मिलने लगेंगी जो यहां बन चुकी हैं। समझ गया ना? फिर वहीं पे इमेजेस मिलने लगेगा, तो वो तो रिपीट हो जाएगा। समझ गया ना? तो वो हमें नहीं देखना है। तो हमें क्या करना है, अगर ये 160 आ जाता है जोड़ने पे पूरा, ये प्लस मिरर के बीच का एंगल, तो समझ लो लास्ट वाली इमेज कोइंसाइड कर रही है। तो फिर अगर कोइंसाइड कर रही है तो फिर हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ इमेजेस गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बनेंगी, लेकिन ये लास्ट वाली जो है वो कोइंसाइड कर रही है। तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालोगे? तो 360 अपॉन थीटा, फॉर्मूले का भी यूज बता देते हैं। 360 अपॉन थीटा कितना है? 30 डिग्री। थीटा है 30 डिग्री, बराबर आएगा 12 आएगा, जो कि क्या है? इवन है। और अगर ये इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस बराबर हो जाएगा 12 माइनस 1 बराबर 11। तो यहां 12 आ रहा है गिनने पे, लेकिन एक कम करनी पड़ेगी क्योंकि ये वाली कोइंसाइड कर रही है। तो आई थिंक ये बात 100% आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, अगर ये 360 अपॉन थीटा, तो ये फॉर्मूले का यूज करना आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत वैसा हैवी क्वेश्चन नहीं आएगा कि तुम लगे रहो घंटों के हिसाब से। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। देखो बेटा, अभी हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, दो एंगल किसी एंगल पे टिल्टेड इंक्लाइंड मिरर्स की वजह से। आई थिंक सभी को ये बात समझ में आई होगी। अब इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक का जो प्लेन मिरर था हमारा, उसका लास्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, लास्ट बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्या है? हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन हमें एक और टाइप का क्वेश्चन करना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया है ना, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मेंस में नहीं आता है, एडवांस में ही आ सकता है। ठीक, तो देखते हैं क्या है। बड़ा सिंपल है, बहुत सरल है, फिर हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। ठीक,
चलिए देखते हैं। तो इसको छोड़ो, मैंने लिख दिया है, थोड़ा टाइम की कमी है इसलिए तो थोड़ा सा ध्यान दो आप। मैंने क्या किया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं पहले। ये एक प्लेन मिरर है, ठीक, ये कैसा भी हो सकता है। प्लेन मिरर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो, कैसा भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो प्लेन मिरर हो गया। ये प्लेन मिरर पे नॉर्मल है, मैंने एक लाइट रे इंसिडेंट की और ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो थीटा एंगल पे इंसिडेंट की तो थीटा एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होगी। अब मुझे कुछ डिनोशंस ध्यान रखने पड़ेंगे। कौन कौन से, देखो सबसे पहले इंसिडेंट रे वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो इंसिडेंट रे एक डायरेक्शन में आ रही होगी, तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ध्यान रखो यूनिट वेक्टर, नॉट अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अगर कोई वेक्टर दिया है तो उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर बना लो। तो ये यूनिट वेक्टर है ई आई कैप, ई आई कैप ये यूनिट वेक्टर है अलोंग इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर है ई आर कैप। नॉर्मल के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो है एन कैप, स्मॉल एन कैप, और जो प्लेन सरफेस है उस पर टेंजेंशियल जो यूनिट वेक्टर है टेंजेंट टू द प्लेन सरफेस मिरर, प्लेन मिरर, वो है टी कैप, स्मॉल टी कैप। क्लियर। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया होगा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। हमसे पूछा होगा बताओ ई आर कैप कितना होगा, कह रहा है पूछेगा क्या, प्रश्न सुन लो, वो सब बताएगा। नॉर्मल, इंसिडेंट रे, कहा नॉर्मल किस डायरेक्शन में है यूनिट वेक्टर बताएगा या वेक्टर बता देगा, इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में है या यूनिट वेक्टर बताएगा या पूरा वेक्टर बता देगा। तो वेक्टर बताया होगा, हम यूनिट वेक्टर में बदल लेंगे। मतलब ई आई कैप और एन कैप हमें दिया होगा, हमसे पूछेगा क्या, बताओ किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, ये हमसे पूछेगा वो। तो कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो ई आई कैप और ई आर कैप जो यूनिट वेक्टर है इनको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो ई आई कैप का एक कंपोनेंट तो यहां आएगा और एक कंपोनेंट यहां आएगा। ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये आ जाएगा ई आई कैप कॉस थीटा, ठीक, ई आई कैप कॉस थीटा, और डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन बताओ। तो ई आई कैप, अब यहां देखो ई आई कैप नहीं लिखना है, ई आई कैप का जैसे हम तुमसे कहें ए वेक्टर का थीटा एंगल पे कॉम्पोनेंट, तो अब ए कॉस थीटा लिखते हो ना, और फिर उसके वो मैग्नीट्यूड हो गया ए कॉस थीटा इनटू उसकी डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो इसका ये थीटा एंगल पे कॉम्पोनेंट क्या होगा, 1 cos थीटा। तो मैं क्या लिखूं, उसको सिर्फ cos थीटा ही लिख देता हूं, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो वेक्टर फॉर्म में देखो ये इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, एन कैप, और ये इसकी डायरेक्शन क्या है, उल्टा उसका। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको माइनस cos थीटा इंटू एन कैप। आई थिंक ये बात समझ गया। अब इसका ये कॉम्पोनेंट, तो ये मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो यहां लिखोगे 1 sin थीटा, तो ये आएगा sin थीटा, और डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन देखो टेंजेंट वाले जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में है, तो इसमें हम टी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर बन गया ये। मतलब मैं ई आई कैप को लिख सकता हूं माइनस कॉस थीटा एन कैप प्लस साइन थीटा टी कैप, वही मैंने ये लिखा है, माइनस कॉस थीटा एन कैप प्लस साइन थीटा टी कैप। तो इस तरीके से हमने यूनिट इंसिडेंट डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया। कौन से कंपोनेंट, नॉर्मल और टेंजेंट वाले डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। चलो अब इसको लिखते हैं ई आर कैप। तो ई आर कैप के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक ये थीटा है तो ये थीटा होगा। ई आर कैप का ये कंपोनेंट, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, यूनिट वेक्टर ही है ना, तो इसका भी हो जाएगा कॉस थीटा, और डायरेक्शन एन कैप के डायरेक्शन में है तो प्लस में आएगा कॉस थीटा एन कैप, और ये आएगा साइन थीटा इंटू टी कैप। अच्छा ये इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ई आर कैप बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एन कैप प्लस साइन थीटा टी कैप। तो मतलब हमने इसको और इसको किसके फॉर्म में लिख लिया, एन कैप और टी कैप के फॉर्म में। लेकिन हमें टी कैप नहीं दिया हो तो, एन कैप दिया हो तो बिल्कुल सिंपल है, सब्ट्रैक्ट कर दो इनको। तो ई आर कैप और ई आई कैप को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो ई आई कैप ये लिखा है, ई आर कैप ये लिखा है, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ई आर कैप माइनस ई आई कैप, सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 2 cos थीटा एन कैप। क्लियर। अब बेटा देखो cos थीटा आ गया इसमें, देखो ये cos थीटा आ गया। अब क्या करें, तो सुनो, ये जो थीटा है ये किसके बीच का एंगल है, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, आई कैप। देखो ये आई कैप, ई आई कैप, ई आई कैप को आगे बढ़ाओ, फिर से सुनना मैं क्या बता रहा हूं,
ई आई कैप की डायरेक्शन, तो ई आई कैप की डायरेक्शन तो ये है ई आई कैप की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ये, और एन कैप ये है, तो इनके बीच का एंगल ये नहीं बोल देना थीटा है, थीटा नहीं है, थीटा अगर तुम्हें ई आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल चाहिए तो डायरेक्शंस के बीच का एंगल होता है ना, तो ई आई कैप को आगे बढ़ाया और वो एन कैप ये है, इनके बीच का एंगल ये आएगा, देखो इतना क्या होगा 180 माइनस थीटा होगा। तो ई आई कैप और एन कैप का डॉट करोगे तो देखो ये आ जाएगा ई आई कैप डॉट एन कैप बराबर ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस, इनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, मतलब ई आई कैप डॉट एन कैप बराबर हो गया माइनस कॉस थीटा। क्लियर? कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। अब यहां देखो ये कॉस थीटा आ गया, ये सेकंड इक्वेशन मान लो, और बेटा फर्स्ट इक्वेशन में देखो ई आर कैप माइनस ई आई कैप में 2 कॉस थीटा था, तो यहां से कॉस थीटा उठा के यहां डाल दो, क्योंकि हमें इसको भी हटाना है, हमें ई आर कैप ई आई कैप और एन कैप का रिलेशन निकालना था, तो यहां कॉस थीटा को मैंने यहां सेकंड इक्वेशन से डाल देते हैं इसमें, तो ई आर कैप माइनस ई आई कैप बराबर 2 कॉस थीटा एन कैप, तो कॉस थीटा की जगह पे मैं लिख देता हूं ई आई कैप डॉट एन कैप, देखो कॉस थीटा की जगह पे मैं लिख देता हूं ई आई कैप डॉट एन कैप। आई थिंक इतनी बात समझ गए होंगे, और ये माइनस था तो मैंने यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पर ई आर कैप चाहिए था मुझे, तो ई आई कैप को मैं यहां लेके आ गया, तो ई आई कैप माइनस 2 और यहां पे ई आई कैप डॉट एन कैप। क्लियर? देखो ये रख दिया मैंने, क्लियर? कॉस थीटा कैप, और यहां पे देखो इनटू में क्या है? एन कैप, इनटू में एन कैप भी है, तो ये इनटू में यहां पर देखो, यहां पे मैंने छोड़ दिया एक चीज शायद, तो हाँ यहां पे एन कैप और आ जाएगा, एन कैप भी है ना, 2 एन कैप है, तो कॉस थीटा की जगह पे तो ये हो गया, माइनस लगा दिया, 2 भी लिख दिया, अब इनटू एन कैप मैंने छोड़ दिया है, तो इनटू एन कैप है ये, पहले समझो ये डॉट प्रोडक्ट है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी होगी, और फिर ये एन कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, और ये वेक्टर है हमारा, तो ये हमारा फाइनल क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हमें याद होना चाहिए। प्रोसेस देखो पूरा मैंने बता दिया है, अब इस पे बेस्ड हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर अलोंग अ वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप। ये क्या है? अलोंग अ वेक्टर, ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो ई आई कैप निकालो, क्या करें? कितना सिंपल है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप अपॉन में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर, तो वो भी प्लस सी स्क्वायर, तो ये ई आई कैप आ गया। अब देखो नॉर्मल ऑन द इंसिडेंट पॉइंट, नॉर्मल है ऑन एट द इंसिडेंस पॉइंट, ये होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहीं पे तो नॉर्मल चाहिए, वो है आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2। अब ये चेक करो जरा, यार छोड़ो, इसमें वेक्टर है कि नहीं, यूनिट वेक्टर है कि नहीं, तो चलो मैं देख लेता हूं। तो एन कैप बराबर हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2 है बेटा, अपॉन रूट 2। मान लो ये नहीं है यूनिट वेक्टर, तो क्या करो, अंडर रूट अपॉन में अंडर रूट आई कैप के मल्टीपल का स्क्वायर प्लस जे कैप के मल्टीपल का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1, इसका मल्टीपल क्या आई कैप का 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर, क्लियर? बराबर आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2, और देखो जरा ये कितना आएगा, 1 बाय रूट 2 कितना होता है 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, 1 बाय 2 1, मतलब ये मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये एक्चुअली में यूनिट वेक्टर ही था। ठीक है, चलो ये बहुत अच्छी बात है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, मतलब हमसे कह रहा है ई आर कैप बताओ, ई आर कैप बताओ, तो बता दे रहे ई आर कैप क्या होता है। ई आर कैप ये लिखा है, ई आई कैप ये है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां -2। देखो क्या करना है, ई आई कैप डॉट एन कैप, आई कैप ई आई कैप और एन कैप का डॉट करना है, इसका और इसका डॉट करना है। तो यार डॉट तो कर ही सकते हो ना, क्या करना है, ए आई कैप का आई कैप से डॉट हो जाएगा, जे कैप का जे कैप से डॉट हो जाएगा, और के कैप वाला
इसमें तो 0 है तो खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, मैं लिख देता हूं, चलो देखो 2, इसमें तो ये पूरा बाहर कर दो, तो 2 में ये बाहर कर दिया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो हो गया बाहर। क्लियर, पूरे ही में है वो तो। अच्छा, और इसमें देखो √2 है एन कैप में, तो इसका √2 बाहर कर दे रहे। चलो ये बार √2 बाहर कर दिया, अब क्या बचेगा, कितना सिंपल हो गया, करो डॉट। तो ए आई कैप का 1 आई कैप में, तो क्या आएगा ए, प्लस बी जे कैप का 1 जे कैप में क्या आएगा बी, तो ए प्लस बी आ गया। क्लियर, ये हो गया ई आई कैप डॉट एन कैप हो गया, और इनटू एन कैप, अब इनटू में एन कैप करो, तो इन ए प्लस बी में यहां लिख देता हूं, ठीक है, इनटू एन कैप, तो एन कैप ये लिखा है बेटा, आई कैप प्लस जे कैप ब्रैकेट में लिखना, और अपॉन में √2। क्लियर, देखो ये √2 खत्म, आंसर आ गया। तो ई आर कैप का यही हमारा आंसर हो गया, सिंपल सा। इसमें से ये और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर कर लेना, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। इसका भी मल्टीप्लाई कर लेना, इसको एडजस्ट कर लेना सबट्रैक्ट करके। आई थिंक ये बात सब लोग समझ गए हो। देखो बेटा ये 3 क्वेश्चन है। आई थिंक देखो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, अगर आप दिमाग लगाओगे तो कर सकते हो, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, और मिरर यहां नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो इसकी नंबर ऑफ इमेजेस बता दो कितनी बनेंगी। तो सबसे पहले तो आप याद करो, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने करवाया है जब 2 मिरर 90 डिग्री पे हैं, ऐसा था ये, याद आया, ठीक। अब याद करो, मैंने ये भी बताया था कि इस मिरर से जो इमेज बनती है, मतलब इस मिरर पे जो रेज गिरती हैं, कौन सी, ये वाली रेज या ये वाली रेज, कौन सी रेज गिरती हैं। देखो इस यहां पे इमेज जो है वो तो किन्हीं भी रेज से बना लो आप, इससे भी बन जाएगी, ऐसे चली जाएंगे, ऐसे जाएंगे, पीछे बढ़ाने पे यहां मिल जाएंगे, इमेज बन गई। लेकिन क्या ये वाली रेज इस मिरर पे गिर सकती हैं? नहीं गिर सकती हैं। ये वाली रेज ही इस मिरर पे गिरेंगी ऐसे रिफ्लेक्ट होके, ये तो क्लियर है। मतलब ये जो रेज है, ये मतलब ये वाली इमेज कुल मिला के ये वाली इमेज, इस M1 ने जो इसकी इमेज बनाई I1, वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम तब करेगी जब इस पे रेज गिरेंगी। लेकिन सोचो यहां इस पार्ट में तो मिरर ही नहीं है ये, तो क्या इस पे ये वाली रेज गिर पाएंगी? नहीं गिर पाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है M1 इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बना देगा, कौन सी रेज से? इन वाली रेज से। देखो ऐसे ये बन गई इमेज, इसकी इमेज तो बन जाएगी, लेकिन ये वाली रेज इस पे नहीं गिरेगी। मतलब ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। तो यहां पे जो हमने इमेज बनाई थी पहले यहां बनती थी, M2 को एक्सटेंड करके यहां बनाते थे, वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि इस मिरर से टकराने के बाद कोई भी रेज इस मिरर पे नहीं गिरेगी। ऐसे ही इस मिरर से इसकी इमेज ये वाला मिरर बनाता, देखो ऐसे ये वाली रेज भी बना सकती हैं, ऐसे यहां पे ये बढ़ा दो, ये जाएगी और ये चली जाएगी, इन दोनों को पीछे और यहां इमेज बन गई। लेकिन ये वाली रेज भी तो इमेज बना सकती है, लेकिन ये वाली रेज अब यहां मिरर ही नहीं है, तो फिर ये वाली रेज से इमेज नहीं बनेगी। अगर ये वाली रेज होती तो यहां से, मतलब ये मिरर होता तो ये रेज आती और फिर यहां चली जाती ऐसे, वो भी यहां पे भी मिरर होना चाहिए था, तब फिर इसकी इमेज ये वाला मिरर एक्सटेंड करते तो इसकी इमेज यहां बनाता, ये समझ गए यहां पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये वाले पार्ट ही नहीं है दोनों मिरर में, ये वाले पार्ट ही नहीं है दोनों मिरर में, तो फिर क्या होगा? तो फिर सिर्फ इस वाले मिरर से ये वाली इमेज बनेगी और इस वाले मिरर से इसकी ये वाली इमेज बनेगी। ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर पाएगी और ये इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं, इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर पाएगी। इसका मतलब 2 ही इमेजेस बनेंगी। क्लियर? तो आई होप ये क्वेश्चन 100% क्लियरली आप लोग फील किए होंगे। फील करना जरूरी था इसको। तो इमेज कोई मिरर बनाता है तो वो इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, लेकिन कब? जब रेज गिरे तब। तो चलो, तो अब देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर इंसिडेंट रे, ये एक्स है ये वाई है, इंसिडेंट रे आ रही है, तो इंसिडेंट रे की इक्वेशन क्या है? ये है, किसी भी एंगल पे आ सकती है। तो -xi कैप -yj कैप, ये इक्वेशन है किसकी? इंसिडेंट रे की। कोई दिक्कत नहीं है, यही स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये हो गई इक्वेशन।
स्लोप हो जाएगा y अपॉन एक्स। क्लियर? तो यहां पर ये थीटा है, ये भी सेम एंगल तो सेम होता है, तो स्लोप तो वही रहेगा। सिर्फ होता क्या है, जो प्लेन सरफेस है, ये मिरर है, मिरर के टेंजेंशियल जो कंपोनेंट होता है वो नहीं बदलता, याद है ना? तो टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं बदलेगा, कौन सा बदल जाता है? रिवर्स हो जाता है, वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर वाला। देखो ये यहां है, ये यहां है, इसमें ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट तो सेम है, और ये वाला रिवर्स हो जाएगा, तो बाई एक्सिस के अलोंग वाला रिवर्स हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या होगी, कह रहा है रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन बताओ, बता देंगे माइनस एक्स आई कैप। देखो इसका माइनस एक्स में जा रहा है ना, इसका भी माइनस एक्स में जाएगा, लेकिन ये देखो माइनस बाई में जा रहा था, तो ये प्लस बाई जे कैप में जाएगा। दैट्स ऑल। क्लियर? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये फील्ड ऑफ व्यू के ऊपर बेस्ड है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ठीक, कह रहा है कि ये डी लेंथ का मिरर है, ये तुम लोग कर सकते हो। ये सोर्स रखा है एल डिस्टेंस पे, मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट है इसका। फिर एस से एल डिस्टेंस पर एक रोड है इस रोड पर एक आदमी चल रहा है, मैन चल रहा है। तो कह रहा है कि अप टू विच डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस तक ये मैन घूम सकता है, और ये घूम घूम के देख क्या रहा है, इसकी देखो यहां इमेज बनेगी, यहां पर इसकी क्या बनेगी, इमेज। पता है ना, एस की इमेज यहां बनेगी, एल डिस्टेंस पर ही बनेगी, और ये तो रूल है भैया। तो इस इमेज को, ये जो इमेज बन रही है, इसको ये मैन देख रहा है मिरर में, इसको मैन इसको डायरेक्ट नहीं देख रहा, मिरर में इसकी इमेज देख रहा है। तो कह रहा है कि कितने दूर तक घूम सकता है ताकि मैन इसकी इमेज को देख सके, मिरर में एस की इमेज आई देख सके। तो फील्ड ऑफ व्यू, तो यहां से एक रे भेजो इस कॉर्नर पे, एक रे भेजो इस कॉर्नर पे, दोनों को करा दो रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट कराने के लिए क्या करोगे, ये एंगल जो भी होगा वो इसके बराबर होगा, और इतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये चली गई। मतलब यहां तक जा सकता है वो, ए मैक्सिमम ए तक। ए से आगे गया तो कोई रे ही नहीं मिलेगी उसको। और यहां पे देखो तो फिर से वही, यहां जितना एंगल ये है, देखो ये दोनों सेम है, उतना ये होगा, और उसी एंगल पे ये यहां चली जाएगी। तो इसको बोल देते हैं बी, और इसको बोल दे रहे हैं ओ। तो ये डिस्टेंस है जहां तक वो मैक्सिमम वॉक कर सकता है, और इसकी मिरर की इमेज को भी यहां देख सकता है। इमेज कैसे बनेगी, देखो यहां से रह गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, यहां से रह गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, और इसको पीछे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओ, और इसको पीछे बढ़ाओ, और यहां पे इमेज पाओ। क्लियर? तो ये हमारा इमेज बन गया। अब ये मैन देखो इस इमेज को देख सकता है इस रीजन तक, इसको फील्ड ऑफ व्यू बोलोगे। ये डिस्टेंस निकालनी है हमें, क्या प्रॉब्लम है यार। चलो देखो M1, M2 और I, ठीक, और A, I और B, ये दोनों ट्राइंगल देखो सिमिलर ट्राइंगल नहीं है, बिल्कुल है यार। तो इन सिमिलर ट्राइंगल्स कौन कौन से, ट्राइंगल M1 I M2, M1, या ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं I M1 M2, I M1 M2 एंड I A B, ये सिमिलर है, एंड I A B। क्या करो, सिमिलर है तो फिर सिंपल साइड का रेशियो सेम होगा इसका, तो कर देते हैं साइड का रेशियो। तो देखो ये कितना है D/2, ये कितना है D/2, या पूरे ट्राइंगल को देख रहे हो तो ये हो जाएगा D, और इसको अपन मान लेते हैं Y। ठीक, तो ये D/Y, तो D/Y, इसका D और इसका Y बराबर हो जाएगा। इसकी देखो ये डिस्टेंस कितनी है L, और इसकी ये पूरी कितनी है 3L। देखो ये खत्म, तो क्या आ गया, Y बराबर हो गया 3D। तो इमेज जो मिरर की विड्थ है उसके 3 टाइम्स डिस्टेंस तक ये चल सकता है। ठीक, सिंपल। और इसी के साथ प्लेन मिरर 100% फिनिश्ड। देखो बेटा, प्लेन मिरर हम लोग खत्म कर चुके हैं, और अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक, तो स्फेरिकल मिरर हमारे 2 टाइप के होंगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनते हैं, क्या होता है इसमें, और कुछ टर्म्स होंगे जो हमें समझने होंगे। जैसे कि पहला देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर,
रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और अपर्चर। ये हमें 6 चीजें देखनी है क्या होती हैं, ठीक। फिर हम लोग जैसे अभी हमने प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन किया था, उसके रूल्स देखे थे, है ना, ऐसे ही हम लोग कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के रूल्स सीखेंगे, फिर इमेज फॉर्मेशन करेंगे। चलो तो देखते हैं सबसे पहले कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनते हैं। तो चलो हमने क्या किया, एक स्फीयर ले लिया, ठीक। ये हमने एक स्फीयर लिया। अब मैं पहले बता रहा हूं कॉन्केव मिरर, ठीक। तो कॉन्केव मिरर में क्या करो आप, देखना बिल्कुल सरल है। सबसे पहले तो इस पूरे स्फीयर का एक कोई पार्ट ले लो, ठीक। तो चलो अपन लोग ये वाला इतना पार्ट ले लेते हैं, ठीक। छोटा सा एक पार्ट ले लिया हमने, ये ले लिया, ठीक। तो ये पार्ट क्या है, इस पूरे स्फीयर का एक पार्ट है, ठीक। तो इसका जो सेंटर होगा, ये इसका जो सेंटर होगा वही इस पार्ट का भी सेंटर होगा, इस स्फेरिकल पार्ट का भी सेंटर होगा। इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? सी से हम इसको ड्राइव करेंगे और इस पॉइंट को, मिड पॉइंट जो है, इसको बोलते हैं हम पोल। क्या बोलते हैं? पोल। समझ गए? तो पोल ये हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली ये जो सीधी लाइन है, ये जो मिरर को, ये मिरर इसको मैं मिरर बनाऊंगा अभी। तो ये मिरर जो है अपना, इसको मान लो क्यू पी और इसको क्यू डैश बोल देते हैं। तो क्यू पी क्यू डैश ये मिरर है अपना, बाकी का हटा देंगे हम, इतना हटा देंगे। तो इसका मिड पॉइंट जो है वो होगा पोल। क्लियर? मिड पॉइंट पोल होगा, ध्यान रखना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी स्ट्रेट, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? कॉमन सी बात है, जो इसका स्फीयर का रेडियस है वही, मतलब पोल से सेंटर तक ये होगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर से डिनोट करेंगे इसको। फोकस और एपर्चर ये क्या होता है ये मैं बताता हूं। तो एपर्चर जो है वो इस जो अपना पार्ट है, जितना पार्ट हमने लिया है जिसको हम मिरर बनाएंगे, उस पार्ट के साइज को बोलते हैं एपर्चर। अब साइज क्या है? तो देखो इस पार्ट का ये इतना साइज है, इससे नोट करते हैं साइज को, ठीक। ये साइज है। अगर मैं और बड़ा कर दूं, देखो यहां ले लूं, तो ये एपर्चर हो जाएगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ये साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। और वो है कहां साइज? ये। क्लियर? ओके, चलो बेटा ये मैं मिटा दे रहा हूं अभी, इसका कोई काम नहीं है, छोटी सी बात थी, याद रखने ये सब। चलो अब मुझे बनाना क्या है? कौन सा मिरर? कॉन्केव मिरर। तो पहले तो मैं इस पार्ट को हटा दूं। चलो ये हटा दिया हमने, ठीक। अब मुझे ये जो पार्ट हमारा है, इसको मुझे कॉन्केव मिरर बनाना है, ठीक। तो बहुत सरल है। इसका वो पार्ट जो उठा हुआ पार्ट, देखो उठा हुआ पार्ट ये ऐसा है ना, तो उठा हुआ ये है, और धसा हुआ पार्ट ये है, ग्रूव वाला पार्ट ये है ना, और उठा हुआ पार्ट ये है। तो उठे हुए पार्ट पे आप क्या करो, किसी ओपेक मीडियम का पॉलिश कर दो। कर दिया, मतलब यहां से कोई ओपेक मीडियम ब्लैक कलर का या रेड कलर का पॉलिश कर दिया, और यहां अंदर वाला सरफेस को शाइनिंग बना दो। क्या बना दो? शाइनिंग, रिफ्लेक्ट करे, जिससे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कुल मिला के कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? धसा हुआ पार्ट, ठीक। तो यहां से रे आएंगी, ऐसे ऐसे रे गिरेंगी, कैसे भी गिरेंगी, और वो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर। अब अगर कॉन्वेक्स मिरर बनाना हो हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में यहां वाला देखो, ये पार्ट ले लो, इतना हटा दो और इसका उल्टा कर दो, मतलब इसमें यहां पे कर दो पॉलिश। धसे हुए पार्ट को ओपेक मीडियम से पॉलिश कर दो और इसको शाइनिंग कर दो, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो उठा हुआ सरफेस होगा। तो ये इसका वही सेंटर, ये रेडियस, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपर्चर। सिंपल है। अभी एक चीज रह गई है, फोकस। इसको मैं पूरा डिफाइन करूंगा, ठीक। देखना ध्यान से। अब बेटा ये तो हमें जनरल टर्म्स पता चल गए, इसको ध्यान रखना है, रिकॉग्नाइज आपको ध्यान रखना है आपको। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन कैसे होगा, है ना। तो रिफ्लेक्शन करा देते हैं।
क्या करें हम? तो कोई बात नहीं, मैं एक रे भेज रहा हूं। देखो कैसी रे भेज रहा हूं। चलो मैंने क्या, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, हम लोगों के सिलेबस में जो रेज आएंगी वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज आएंगी। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर रे नहीं होगी। बनाऊंगा मैं दूर, लेकिन वो रे दूर नहीं होगी। मतलब ये है कि यहां जो मिरर होगा, अपर्चर जो है मिरर का, वो हमारा बहुत कम रहेगा। मतलब छोटा सा मिरर का पार्ट लेंगे, लेकिन आपको डायग्राम बनाना है अपन को, तो हम बड़े लेंगे। अच्छा, अब इसमें होता क्या है एक्चुअली में, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज रेज आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज रहती हैं जो रेज, उन्हें हम बोलते हैं पैरेक्सियल रेज। और जो प्रिंसिपल एक्सिस से मार्जिन बना के चलती हैं, मतलब दूर होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं मार्जिनल रेज। तो हमारे सिलेबस में हमें कौन सी रेज के साथ डील करना है? पैरेक्सियल रेज के साथ। ध्यान रखना, ये एडवांस में ही हमें पैरेक्सियल रेज के बारे में डील करना है। ठीक, मेंस एडवांस सब जगह। तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस से जो बहुत दूर रेज जा रही होंगी, उनको भी यही कंसीडर करके चलना है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो इससे क्या फर्क पड़ेगा मैं पूरा आपको डिफाइन करूंगा, लेकिन अभी इतना समझ लो कि हमें कौन सी रेस के साथ डील करना है? पैरेक्सियल रेस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास पास होती है। मार्जिनल रेस के साथ डील नहीं करना है। फर्क क्या पड़ेगा ये मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद। पहले हमें बेसिक टर्म्स सीखने हैं अभी। तो चलो हम सीखते हैं फोकस। तो अगर फोकस क्या होता है, डेफिनेशन सुनना फोकस की। अगर कोई रे पैरेलल बीम, ध्यान सुनना, कोई पैरेलल बीम, किसके पैरेलल? ये देखो पैरेलल बहुत सारी रेज आ रही हैं। अब मैं सारी रेज तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, 2 रेज मैंने रिप्रेजेंट कर दी हैं, बहुत सारी आ रही हैं और सब कैसी हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज हैं। तो व्हेन पैरेक्सियल रेज, मतलब वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, आर कमिंग पैरेलल टू, व्हेन पैरेलल बीम ऑफ रेज इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये रेज भी पैरेलल हैं और ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके भी पैरेलल हैं। जब ये ऐसे इंसिडेंट होती हैं तो ये सारी एक पॉइंट पे फोकस हो जाती हैं। कहां हो जाती हैं? एक पॉइंट, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था अपना, पोल से लेके यहां तक। हाँ, तो एक पॉइंट पे सारी रेज फोकस हो जाती है। और भी बना सकते हो आप, और भेज दो, लोग ऐसे भेज दिया, ठीक, ये और भेज दिए, ये भी सब इसी पॉइंट पे फोकस हो जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस ऑफ मिरर। तो बेटा अब कितनी कॉमन सेंस की बात है, समझना ध्यान से। ये रेज यहां आई, अब मैं इसका रे डायग्राम बना के बता, इसको मैं मिटा देता हूं, पहले मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक, अच्छा, तो ये कैसे मिल गई ये हम समझते हैं। तो देखो अच्छा ध्यान से। तो पहले तो हमारा ये है, ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे होता है फोकस। फोकस देखो, यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर इतनी डिस्टेंस, और पोल से फोकस तक की डिस्टेंस ये होती है फोकल लेंथ। क्या होती है? फोकल लेंथ। सुनना, ये है फोकल लेंथ। यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। मतलब फोकल लेंथ एफ जो होती है वो आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की हाफ होती है। हम प्रूफ करेंगे अभी तो आपको ध्यान रखो बस। तो चलो हम एक रे भेज रहे हैं, जो ये हमने रे भेजी। कैसी रे है ये पहले ये देखो, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है? हाँ है, बस इसी के लिए देखना। और भी भेज सकते हो, चलो यहां से एक और भेज देते हैं। क्या ये रे भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है? हाँ है, बहुत बढ़िया। तो फिर अब देखो, इसको हमें रिफ्लेक्ट कराना है, इन दोनों रेज को हमें रिफ्लेक्ट कराना है, करा देते हैं। तो देखो इन दोनों रेज को हम रिफ्लेक्ट कराएंगे जब, तो पहले तो आपको इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होनी चाहिए ना, रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है। तो इस पॉइंट पे पहले नॉर्मल बनाओ। तो अब ये बताओ, ये पार्ट है क्या? स्फीयर का एक पार्ट है, और स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे, वो रेडियस होती है। मतलब अगर तुम सेंटर से इस पॉइंट को मिला दो, ये मिला दिया हमने, तो ये हमारा क्या है? नॉर्मल है ये। ठीक,
ऐसे ही इस पॉइंट पे अगर डालना हो नॉर्मल तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर से मिला दो। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। क्लियर? अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो देखो नॉर्मल के साथ इस इंसिडेंट रे का ये वाला एंगल है ना, तो ये मान लेते हैं थीटा। अब ये रे रिफ्लेक्ट होगी, ये रे रिफ्लेक्ट होगी जब, तो इतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, तो ये वाला एंगल कितना है? थीटा। समझ गए? ये दोनों एंगल्स कितने हैं? थीटा थीटा। ऐसे ही ये वाला मान लो ये कितना है? थीटा। तो ये रे ऐसे चली जाएगी, कितने, ये ऐसे आ गई और ये यहां आ गई, कितने पे? थीटा पे ही। तो ये रे यहां मिल गई। ठीक, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली और क्लोज आने वाली जो रेज होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिल जाती हैं उसे हम कहते हैं फोकस। खत्म। अब कॉनकेव मिरर है तो एक्चुअली में मिल गई। कॉनकेव मिरर में देखो ये एक्चुअली में मिलती हुई मिल गई, एक्चुअली में मिल गई ये रेज। लेकिन अगर यही, ये डेफिनेशन थी फोकस की, लिख लेना कि क्या होता है फोकस की। कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होता है? कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होता है? सुनो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और वेरी क्लोज, मतलब कौन सी रेज? पैरेक्सियल रेज आने वाली रेज, वेरी क्लोज आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिल जाती हैं, एक्चुअली में मिल जाती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। क्लियर? ये ध्यान रखना है। अब चलो हम बात करते हैं, वही मैंने यहां पे बनाया था, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो ये मैं मिटा देता हूं इसको। अब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ऐसा ही डायग्राम मैं कॉन्वेक्स मिरर में बनाता हूं और आप देखना कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक, चलो, तो ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। यहां पे ये देखो उठा हुआ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो यहां पॉलिश करनी पड़ती है। तो ये हो गया। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल। अब बेटा इसका सेंटर कहां होगा? कॉमन सी बात है, यहां थोड़ी आएगा सेंटर, इसका फिर तो इस तरफ बनेगा ना, तो ये होगा इसका सेंटर और इसका हाफ पे होगा फोकस। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये फोकल लेंथ एफ, तो आर का हाफ होता है फोकल लेंथ। ऐसे ही यहां पे भी, इस पे भी होगा। तो ध्यान रखो, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस यहां इस साइड होता है और कॉनकेव मिरर का फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होते हैं। क्लियर? चलो अब देखो, तो अब हम रेज भेजते हैं, फिर वही डेफिनेशन तो वही है फोकस की, कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज भेजो भैया पैरेलल। तो एक रे मैंने ये भेजी पैरेलल, एक रे, दो रे भेज देते हैं। अब यहां पे रिफ्लेक्ट कराओ तो पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा, यहां पे आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मल हम कैसे बनाएं? तो यहां से सेंटर से नॉर्मल तो यार परपेंडिकुलर होता है ना, सरफेस, इस पॉइंट पे जो सरफेस है उस पे परपेंडिकुलर, तो ये तो रेडियस होगी, तो ये हो गया। अब इसको मैं मान लेता हूं थीटा, तो ये कितने एंगल पे जाएगी? थीटा पे जाएगी। तो क्या ये यहां मिल जाएगी? देखो जरा कहां जाएगी, ये तो ऐसे चली जाएगी यार, है ना। अरे यहां से आई, अब ये ऐसे ही तो जाएगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। ऐसे इसको देखो, यहां से फिर से वही नॉर्मल, ये बनाया हमने नॉर्मल, ये एंगल कितना है? थीटा, तो ये नॉर्मल के साथ थीटा पे आ रही तो थीटा ही पे चली जाएगी, तो यहां से थीटा पे चली जाएगी, ये चली गई थीटा पे। ठीक, अब क्या ये रेज देखो रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली रे और ये वाली रे क्या ये मिल रही है? देखो यहां तो मिल रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद ये मिल गई, यहां तो मिल ही नहीं रही यार, ये तो दूर दूर जा रही, ये तो कभी नहीं मिलेंगी, तो पीछे बढ़ाने पे मिलेंगी। मतलब ऐसा लगेगा कि अगर हम इस रे और इस रे को ही देखें, मान लो हम तुमसे कहें ये दो रेज हैं ऐसी, बताओ ये कहां से आ रही हैं, तो यहां पीछे मिलाओगे, यहां से आती हुई प्रतीत होंगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये तो यहां कॉनकेव मिरर में मिल जाती हैं, ये कॉनकेव मिरर में तो एक्चुअली में मीट करती हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ये मिलती नहीं है। ऐसा लगता है कि ये इस पॉइंट से इमर्ज होती हुई प्रतीत हो रही है, हमें यहां से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। समझ गए? ये ध्यान रखना। तो इसकी डेफिनेशन तो मैं बता चुका हूं, अब इसकी डेफिनेशन देखो, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो क्या होता है इसका फोकस का डेफिनेशन? प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी क्लोज और पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से आती हुई फील होती हैं, ठीक, इट इज सीम टू इमर्जिंग आउट फ्रॉम द पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ
कॉन्वेक्स मिरर। ये डेफिनेशन 100% याद होनी चाहिए आपको, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो फोकस की डेफिनेशन भी हो गई। अब फोकल लेंथ, तो पोल से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है, पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। समझ गए? तो दो बातें मैंने आपको बताई, अब आपको 100% इन बातों को ध्यान रखना है। अब कुछ रूल्स, किसके रूल्स? हमें इमेज फॉर्मेशन करना है ना, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स होंगे। तो देखो कौन से रूल्स हैं। तो सबसे पहले तो जनरल रिफ्लेक्शन, यहां पे मैंने एक रे भेजी, पैरेलल रे भेजी, उसका रिफ्लेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया दोनों में। अब मैं दोनों में और दूसरी रेज भेज रहा हूं और देखते हैं कैसे उनका रिफ्लेक्शन होगा। तो चलो मान लेते हैं कॉनकेव में देखते हैं पहले। तो ये बेटा कॉनकेव हो गया, ठीक, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये हो गया हमारा पोल, यहां हो गया हमारा सेंटर, ये हाफ डिस्टेंस पे हो जाएगा फोकस। अभी ये प्रूफ करूंगा मैं कि ये हाफ होता है, अभी प्रूफ करेंगे सब। तो चलो भैया अब क्या करें हम, मैंने पैरेलल रे तो भेज के बता दिया आपको। अब मान लेते हैं कि कोई रे फोकस से आती है, देखो फोकस से ऐसी निकलती है, मतलब ऐसे कुछ आ रही है, देखना ऐसे। अब बताओ क्या होगा, कितना सिंपल है। देखो फोकस से अगर ये आ रही है तो फिर वही यहां से परपेंडिकुलर डालो, मतलब नॉर्मल बनाओ, ये फोकस है, ठीक। हाँ, तो मैंने क्या किया, यहां से नॉर्मल बना दिया। अब मुझे इस रे, ये जो रे आ रही है इसका रिफ्लेक्शन देखना है। तो ये नॉर्मल है अगर, तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहां आएगी कहीं, तो जितने एंगल पे ये आई थी उतने ही एंगल पे ये जाएगी। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिल्कुल सरल, इसको देखो, इस वाली रे को देखो, पैरेलल आई, यहां चली गई। अगर मैं यहां से भेजता तो क्या ये पैरेलल नहीं चली जाती? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इसी को बोलते हैं। तो अगर ये रे यहां से आ रही है और ये फोकस से होके जा, मतलब कोई रे पैरेलल आ रही है, मतलब थीटा एंगल पे आ रही है, सही बात है, तो वो फोकस से जाती है। इसका मतलब अगर यहां से भेजोगे फोकस से, तब भी थीटा ही पे आएगी, तो फिर थीटा ही पे जाएगी, तो वो पैरेलल हो जाएगी। क्लियर? तो फोकस से जो भी रे निकलेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये नोट करो, लिखो। क्लियर? चलो अब देखो, अगर मैं यहीं पे कॉन्वेक्स मिरर ले लेता हूं, देखो अगर ये भूल गए ना, ये सब भूल गए, तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपको सब याद रखना पड़ेगा। तो चलो भैया हम क्या करते हैं, अब ये क्या था, सेंटर, ये क्या था, फोकस। अब इसमें देखो, इस वाले केस को देखना, क्या हुआ था, पैरेलल रे आई थी और यहां चली गई थी और पीछे बढ़ाने पे फोकस से निकली थी। मतलब अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, यहां से भेजूं, मतलब किसकी तरफ भेजूं, यहां से भेजूं मतलब किसकी तरफ, फोकस की तरफ भेजूं। जैसे यहां तो फोकस से निकाल दी, अब तुम यहां फोकस से नहीं निकल सकती है रे, यहां पे रे भेजोगे तुम तो फोकस पे पहुंच नहीं पाएगी, ये प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं कोई रे फोकस की तरफ भेजता हूं तो इसका रिफ्लेक्शन कराओ, तो फिर से क्या करो, यहां से नॉर्मल बनाओ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। अब रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो इसको देख लो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब बेटा ये देखो, ये है नॉर्मल, है ना, ये इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल, सेंटर से रेडियस बना दी, नॉर्मल हो गया। तो ये एंगल है थीटा, ये भी थीटा है, इसको हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। ये थीटा है तो ये थीटा ही पे निकलेगा, मतलब ये पैरेलल हो जाएगा। कितनी कॉमन, अगर मैं यहां से भेजता हूं तो फोकस से होके जाती है ये, अगर मैं फोकस की तरफ भेजूंगा तो यहां से पैरेलल होके जाएगी। क्लियर? मतलब पैरेलल वाली रे पैरेलल भेजते हैं तो वो फोकस से जाती है, इसमें फोकस से जाती है और इसमें फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है कॉन्वेक्स में। जबकि अगर उल्टा करो, फोकस, यहां फोकस से भेजो एक रे, कॉनकेव में अगर तुम फोकस से भेजोगे तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और अगर कॉन्वेक्स में देखो तो फोकस की तरफ भेजने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दोनों में सेम चीज, ठीक। फोकस से जाने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, ये लिखना है। क्लियर? ये दूसरा केस हो गया। अब देखो तीसरा, तो तीसरे में
मैं इसी में मिटा के बना देता हूं, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरे में बेटा मैं क्या करूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही भेज देता हूं। चलो तो पहले कॉनकेव में, तो अगर मैं ये कॉनकेव मिरर ले लूं और इसमें ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने क्या किया देखना, एक रे भेजी ऐसे, देखो कैसे जा रही है, सी से जा रही है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है। अब यहां पे नॉर्मल बनाओ, तो यार ये तो खुद नॉर्मल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही तो नॉर्मल बनाओगे तो यही नॉर्मल भी आ जाएगा, मतलब ये रे नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है, तो फिर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी अपने पाथ को। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल भी यही है और रे भी यही आ रही, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, मतलब नॉर्मल है तो रिट्रेस हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर, लिख लेना इसको। अगर कोई रे सेंटर से पास होके जाती है, सेंटर से पास होके जाती है तो, या सेंटर की तरफ जाती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस हो जाती है, उसी पाथ पे वापस चली जाती है, नॉर्मल इंसिडेंस। अगर मैं कॉन्वेक्स में देखूं, तो यहां होगा C, यहां होगा C, ये होगा F, और मैं C की तरफ भेज रहा हूं, देखना ये मैंने रे भेजी C की तरफ। अब तो नॉर्मल बनाओ इस पॉइंट पे, तो यही तो नॉर्मल होगा, तो फिर वही एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, तो फिर यही रे रिट्रेस हो जाएगी। क्लियर, तो ये दोनों केस में आपको लिखना, ये है इसका पोल। चलो ये हो गया। अब देखो एक और, अगर मैं पोल पे भेज दूं तो ये भी मैं मिटा रहा हूं। अगर मैं रे को पोल पर इंसिडेंट कर दूं तो क्या होगा, तो चलो पहले कॉनकेव में देखते हैं। तो ये है पोल, ये है C, ये है F। मैंने क्या किया, एक रे ऐसे भेजी पोल पे, ठीक। अब नॉर्मल बनाओ, तो यहां पे नॉर्मल तो C से बनाओगे तो बेटा नॉर्मल तो यही जाएगा यार, यही नॉर्मल जाएगा, है ना, नॉर्मल यही होगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो फिर इसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर, मतलब सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होती है। तो क्या लिखोगे, इफ अ रे इज इंसिडेंट ऑन पोल या एट पोल देन इट रिफ्लेक्ट्स सिमेट्रिकली। क्लियर, तो जितने एंगल पे आती है उतने एंगल पे वापस चली जाएगी। अब देखो यहां पे अगर मैं ये वाला मिरर बना दूं, तो ये पोल, यहां सेंटर, यहां फोकस, अब यहां भेजना है तो ऐसे भेजी हमने रे, अब यहां रे भेजी है तो थीटा एंगल पे भेजी, अब बिल्कुल सिमेट्रिक चली जाएगी। तो नॉर्मल कहां है, यहां से नॉर्मल बनाओगे तो ये देखो नॉर्मल तो ऐसा ही आएगा, तो नॉर्मल के साथ इस इंसिडेंट रे का एंगल कितना है, ये है थीटा, तो थीटा एंगल पर ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होती है। इतने ये बेसिक रिफ्लेक्शन के लॉ हैं। अब हम लोग इसको आगे सीखेंगे। देखो बेटा, अभी जो मैंने बताया था आपको वो मैं पूरा मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ठीक है। पैरेक्सियल रेज क्यों होनी चाहिए, तो देखते हैं। तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या है, तो फोकल लेंथ मैंने बताया था आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है ना, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखो अब इसको कैसे होगा, ये कब होगा, इसकी कंडीशन क्या है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक मिरर ले लेते हैं, यहां पे ले रहा हूं, ये मैंने एक मिरर ले लिया, ठीक। अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं। तो ये है इसका पोल P, दिखाई दे रहा है ये है इसका पोल P, और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ठीक। अब मुझे नहीं पता फोकस कहां होगा, देखते हैं। तो क्या किया मैंने, एक जनरल एक रे इंसिडेंट किया जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ये इस पॉइंट A पर इंसिडेंट हुई, A पॉइंट पर ये इंसिडेंट हुई, ठीक है। अब मुझे रिफ्लेक्ट कराना है इसको, तो नॉर्मल बनाना पड़ेगा। कॉमन से जो रूल्स है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसको फॉलो कराएंगे। तो यहां से नॉर्मल, आप सेंटर से इसको मिलाओगे तभी नॉर्मल बनेगा ना, क्योंकि ये सेंटर है तो ये रेडियस हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। चलो अब
ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या होता है आई। अब इसको रिफ्लेक्ट कराओ तो ये आई एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चलो ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक। तो ये रे रिफ्लेक्टेड रे हो गई हमारी, क्लियर। अब इस पॉइंट को मैंने मान लिया एफ। मैंने अभी डिफाइन किया था कि रे प्रिंसिपल एक्सिस की जो रे पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होके जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट से होकर जाती है उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। तो चलो मैंने इसको एफ लिख दिया। आप देखते हैं ये फोकस है या नहीं है, समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये एंगल क्या होगा, आई होगा, बिल्कुल सही बात है। अब बेटा एक बात देखो, ये रे और प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो फिर ये वाला एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल भी आई होना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है। अब यार देखो क्या हुआ, सी एफ ए ट्राइंगल, देखो सी एफ ए ये ट्राइंगल, इसमें ये वाला एंगल आई है और ये वाला एंगल भी आई है, तो फिर ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ये साइड और ये साइड बराबर हो गई, सही बात है ना। अच्छा बहुत बढ़िया। अब बेटा एक बात बताओ, ये पूरा कितना है, ये पूरा तो हमें पता ही है ना, पी से लेके ये सी तक, ये तो सेंटर है और ये पोल है तो रेडियस होगी। अच्छा सी से लेके ए तक क्या है, ये भी तो रेडियस है, तो सी ए भी आर है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो फिर ये बाइसेक्ट कर देगा इसको, बेस को, तो बाइसेक्ट कर देगा तो इसको मान लेते हैं डी। तो ये हो जाएगा r/2 और ये वाला भी आ जाएगा कितना, r/2। सिंपल है। अब एक काम और करो, मुझे पता क्या करना है, मुझे ये वाली लेंथ पता करनी है। देखो ये तो मुझे पता है पूरी, लेकिन मुझे ये पता करना है ये और ये कितना है। तो चलो इसको मैं बोल देता हूं x, ठीक। मैंने बोला था कि ये डिस्टेंस अगर r है तो यहां से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ f होती है, क्या होती है f, और ये r की हाफ होती है। लेकिन मुझे पता नहीं है, देखता हूं मैं होती है कि नहीं होती है। तो चलो मैंने इसको माना x, CF क्या मान लिया x। अब इस ट्राइंगल में कौन सा CDF, इस ट्राइंगल में लगा दो इन ट्राइंगल CDF, इसमें cos थीटा लगा दो। तो इस ट्राइंगल में cos I है एंगल, है ना, cos I। तो बताओ जरा cos I बराबर क्या हो जाएगा, ये I है। अब देखो ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस होगा और एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, तो बेस क्या होगा r/2। तो cos I बराबर ये CD/CF, CD/CF। CD को क्या बोलोगे आप, CD तो हमें दिख रहा है r/2 है और CF को मैंने माना है x, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, r/2 cos I। सही है। चलो भाई इतनी बात तो आ गई। मुझे निकालना था ये पोल से फोकस तक की डिस्टेंस, जिसे हम बोलते थे फोकल लेंथ, और मैंने बोला था कि पोल से फोकस तक की डिस्टेंस, फोकल लेंथ जो होगी वो इस r की हाफ होगी। देखते हैं तो PF। नाउ अब क्या निकालते हैं हम, PF बराबर, तो बता दो PF बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा r-x। तो r-x, तो ये देखो PF बराबर हो गया r-x की वैल्यू, ये है r/2 cos I। यार ये तो नहीं आया, अगर ये cos I ना होता तो r-r/2, ये आ जाता r/2, तो ये फोकस होता। मतलब दिस इज नॉट फोकस, दिस F इज नॉट फोकस। क्लियर, ये फोकस नहीं है। मतलब ये जो रेज आप भेजोगे ना, ये यहां से अलग अलग पॉइंट से होके जाएंगी सब। क्यों, क्योंकि आप यहां पे जो रे भेज रहे हो ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भेज रहे हो, ये मार्जिनल रेज हैं। अब इसी में देखो, इसी रे को आप बिल्कुल क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस कर दो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको पास में कर दो। अब देखो क्या होगा। तो इफ द रेज आर पैरेक्सियल मतलब नॉट मार्जिनल, मतलब वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो क्या होगा, इसी डायग्राम को मैं बना रहा हूं, देखना। ये बनाया, ये पोल,
अगर तुम यहां पे रे भेजते हो तो ये नॉर्मल यहां जाएगा। अब देखो नॉर्मल कहां जाएगा, बिल्कुल पास भेजना है, मतलब इसको रे को यहां भेजना है ना, ऐसे बहुत पास, तो ये नॉर्मल ऐसे जाएगा। देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या हुआ, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था आई, ये बिल्कुल कम हो गया। जितना ये पास करते जाओगे आई की वैल्यू बहुत छोटी होती जाएगी। मैंने क्या बोला था, पेरेक्सियल रेज जो बहुत क्लोज होती हैं, बहुत क्लोज होती हैं, मतलब ये मिरर बहुत छोटा सा मिरर है, ऐसे समझ लो आप। क्लियर? तो आई टेंडिंग टू जीरो, तो आई टेंडिंग टू जीरो। क्लियर? सो अब आई टेंडिंग टू जीरो, सो कॉस आई टेंडिंग टू 1, मतलब ये 1 बन जाएगा। तो फिर पी एफ बराबर आर माइनस आर बाई टू बराबर देखो आर बाई टू। अब हम इसको नाउ दिस पॉइंट एफ, नाउ दिस पॉइंट एफ, ये तो सी था, ये एफ है। अब ये पॉइंट का देखो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये आर बाई टू हो गया, और ये पूरा कितना था, आर था, मतलब अब ये फोकस बन गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आ रही होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होंगी, तब वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगी, अब सबके लिए क्या होगा, आई टेंडिंग टू जीरो ही होगा। तो फिर सारी रेज एक ही पॉइंट पे मिलेंगी, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो दिस एफ इज फोकस, और हमने प्रूफ भी कर लिया। तो अगर ये फोकस है तो फिर ये फोकल लेंथ होगी हमारी। देन पी एफ इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। सो एफ बराबर, मतलब फोकल लेंथ एफ बराबर आर बाई टू, ये हमने प्रूफ कर लिया। आप इसको कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी प्रूफ कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है, इसको हमें थोड़ा सा फील करना था, वो हमने कर लिया है। देखो बेटा, अब हम इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स पढ़ चुके हैं, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन पढ़ चुके हैं। अब हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। मतलब देखो हमारे पास क्या क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, इमेज बनेगी वो कहां बन रही है उसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए। मान लो कोई हाइट, मान लो ये मार्कर है तो इसकी हाइट भी है, तो हाइट कैसे मेजर करनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो पता होना चाहिए। फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव वो पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव नेगेटिव वो पता होना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए एक साइन कन्वेंशन है। तो देखो अच्छा साइन कन्वेंशन क्या होगी, तो मान लेते हैं यहां पे कोई मिरर है, जो भी मिरर हो सबके लिए कॉमन है, ठीक। तो चलो एक ऐसी मिरर बना दे रहे हैं, जैसा भी रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। मान लो हम ऐसे भी रख दें, तब साइन कन्वेंशन थोड़ी ना बदल जाएगी। साइन कन्वेंशन हमेशा जो भी मैं बता रहा हूं वही रहेगी, और बिल्कुल सिंपल है। देखो तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये पोल, ये क्या है, पोल, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो पहला नंबर है, मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, पहला नंबर है ऑल द डिस्टेंसेस आर when any distance is measured it starts from pole, मतलब all the distances are measured starting from pole। क्लियर? तो पोल से स्टार्ट, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी इसका नाम है, और चलो ये भी मान लेते हैं कि यहां पे एक इमेज है, यहां पे मान लेते हैं, ठीक, ये एक इमेज है, कुछ भी ऐसी कुछ है, ठीक है, ए डैश बी डैश, या ऑब्जेक्ट ही मान लो, ठीक, जो भी। अब वो कह रहा है कि बताओ ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा है, तो कहां से मेजर करना है, पोल से। अब बेटा सबसे पहली बात, छोड़ो इसको, सबसे पहली बात इंसिडेंट रेज बनाओ। तो अगर ऑब्जेक्ट ये है तो इंसिडेंट रे तो ये होगी, ऐसी तो आएगी इंसिडेंट रे, ऐसे डायरेक्शन देखना है बस, ऐसे आएगी। तो ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट कितनी कहां रखा है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम पोल, पोल से कितनी दूर है ये बताना है। तो पोल से देखो ये ऐसे बता सकते हो, ऐसे भी तो बता सकता है कोई, तो ऐसे नहीं बताना है। डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, समझ गए, ये ऐसे मेजर होगी डिस्टेंस। क्लियर?
तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? यू। अब ये यू कैसा होगा? तो देखो इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है, देखो इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है, तो ऑल द डिस्टेंसेस विच आर मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर पॉजिटिव एंड ऑल द डिस्टेंसेस विच आर मेजर्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर नेगेटिव। जैसे कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू मैंने मेजर किया, तो यहां से मैं ऐसे स्टार्ट किया यहां से और ऐसे मेजर हुआ, तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जा रहे हो आप, इसलिए ये नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। चलो अच्छा मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट। अब मैंने माना कि यहां पे बन गई एक इमेज, ये क्या है? इमेज है। अरे बनी कैसे भी बनी होगी, बन गई बस, ठीक है। ए डैश बी डैश। अब चलो इमेज की डिस्टेंस बताओ, तो यहां से पोल से स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम पोल, ये जनेंगे ऐसे चले जाओ इधर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये है इमेज की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं वी। इसको पॉजिटिव लेंगे, क्यों? क्योंकि देखो यहां से आपने मेजर करना स्टार्ट किया यहां से और ऐसे मेजर किया पी से ए डैश तक, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तो चल रहे हो, तो ये पॉजिटिव मेजर होगी। ठीक। अच्छा, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो चलो मान लेते हैं कि ये है सेंटर, या इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी इतनी बात क्लियर है। अब मान लो हाइट मेजर करनी है, तो हाइट जो होती है वो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है। अगर ये ऊपर मेजर कर रहे हो तो ये हाइट पॉजिटिव होगी, तो प्लस एच ओ। ऑब्जेक्ट की हाइट है तो ऐसे मेजर होगी और ऊपर की तरफ हाइट पॉजिटिव होगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नीचे ये होगी नेगेटिव, तो माइनस एच आई। हाइट ऑफ इमेज ये माइनस में होगी क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और ये पॉजिटिव होगी। इस तरफ मेजर करोगे तो इंसिडेंट रेज के उल्टे जा रहे हो तो नेगेटिव होगा, इस तरफ डिस्टेंस मेजर करोगे तो इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव होगा। खत्म। इतनी सी साइन कन्वेंशन थी इसकी। तो आई होप ये बात तो सभी लोग समझ गए होंगे। अब विशेष बात क्या है? विशेष बात देखो तो विशेष बात यह है कि मान लेते हैं कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर का ये है पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकल लेंथ मेजर करनी है तो इंसिडेंट रेज तो ऐसे जाएंगी यार, ऑब्जेक्ट थोड़ी यहां रख दोगे, यहां ऑब्जेक्ट रखने से क्या होगा? यहां ऑब्जेक्ट रखोगे तो इंसिडेंट रे यहां से आएगी, तो ये तो पॉलिश्ड है, मतलब ये तो ओपेक है, यहां से कुछ होगा नहीं, ऑब्जेक्ट यहीं रखा हो सकता है, मतलब इंसिडेंट रेज ऐसे ही आ सकती हैं, ऐसे नहीं आ सकती। क्लियर? तो ये इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन है। अब बताओ यहां पोल से फोकस तक की डिस्टेंस क्या होती है? ये होती है फोकल लेंथ, तो ये नेगेटिव होगी। ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस, ये भी नेगेटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप इसको इंसिडेंट रेज के उल्टे डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो। तो हमने रूल बनाया कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। तो क्या रूल है? फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। ध्यान रखना। अच्छा, आप चलो कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। तो कॉन्वेक्स में तो ऐसा होता है, इसका फोकस ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, पोल ये है, रेज तो यहीं से इंसिडेंट होगी, यहां से रेज कहां से ओपेक है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, तो यहां से ये इंसिडेंट रेज है, ये इंसिडेंट रेज है। आप देखो पोल से मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो पोल से फोकस तक ये पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी, पोल से सेंटर तक ये पॉजिटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो आई होप अब तो 100% लोग इस बात को समझ गए होंगे। बड़ी सिंपल सी बात थी।